बात होगी महाराष्ट्र की और बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से साहिल जोशी और राजदीप सरदेसाई जी। प्लीज टेल मी, विल देयर बी एनी इम्प्लीकेशंस ऑफ हरियाणा ऑन महाराष्ट्र? मैसेज के लेवल पे, ऑप्टिक्स के लेवल पे, मोमेंटम के लेवल पे, कार्डर के चार्ज होने के लेवल पे। कल मेरी मोदी सरकार के एक बहुत वरिष्ठ मंत्री से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा फर्क तो पड़ेगा भाई, उत्साह रहता है कि देखिए इतना मुश्किल मुकाबला जीत कर आए हैं तो यहां भी पटक लेंगे। देखिए हर स्टेट दूसरे स्टेट से अलग होता है, लेकिन 100% मोमेंटम, परसेप्शन, उत्साह और कहीं ना कहीं फॉर्मूला भी मुझे लगता है भाजपा को लगता है राज्य के चुनाव में जिस तरह से अगर आप सही समय पर लोगों को लुभाने की कोशिश करें, आप उसे फ्री भी कहिए, रेवड़ी कहिए, जो स्कीम्स लगते हैं, फिर वो लाडली बहना मध्य प्रदेश में थी, मातारी वंदना छत्तीसगढ़ में थी, जिस तरह के स्कीम्स हरियाणा में जो ओबीसीज को आपने कहा कि क्रीमी लेयर का जो लेवल है 8 लाख से 12 लाख करेंगे, ये जब आप करते हैं ग्राउंड लेवल पर आखिरी महीने में या आखिरी 2-3 महीने में उसका कहीं ना कहीं असर होता है। तो स्कीम्स, मोमेंटम, क्योंकि अब आपको लगता है कि अगर हारी हुई बाजी भी बीजेपी जीतती है तो सोचिए उसका कांग्रेस पर खासकर कि कितना एक तरह से प्रेशर होता है, दबाव होता है, यार बीजेपी को कैसे हराएंगे। और उसके साथ साथ मोमेंटम, देखिए लोकसभा चुनाव के बाद मोमेंटम कांग्रेस के साथ था, विपक्ष के साथ था। कुछ हद तक हरियाणा के बाद मोमेंटम अब भाजपा को मिलेगा। मैं कुछ हद तक कहता हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा शुरुआत में, हर राज्य दूसरे राज्य से अलग होता है। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और मैं समझता हूं सौरभ, महाराष्ट्र में एक चुनाव नहीं हो रहा, 5 चुनाव हो रहे हैं। विदर्भ का चुनाव होगा, मराठवाड़ा का चुनाव होगा, उत्तर महाराष्ट्र का चुनाव होगा, पश्चिम महाराष्ट्र का चुनाव होगा और मुंबई कोंकण का चुनाव होगा, और शहर बनाम ग्रामीण। देखिए एक बड़ी चीज आप हरियाणा में देखिए, जितने भी बड़े शहर हैं हरियाणा के, ज्यादातर भाजपा जीती है। महाराष्ट्र इज अ वेरी अर्बनाइज्ड स्टेट, तो भाजपा को वहां एडवांटेज हो सकता है। जो लाड़की बहन स्कीम 1,500 रुपए प्रति माह शिंदे सरकार जुलाई के महीने से दे रही है, शायद अगले महीने भी दे पाएगी अगर चुनाव आयोग मान जाए। लेकिन शिंदे सरकार ने ऐलान भी किया है कि हम डबल करेंगे, इसको 3,000 रुपए करेंगे। आप देखिए कितने ऐलान हुए हैं पिछले एक हफ्ते में। क्रीमी लेयर, ये कहा गया है कि 8 लाख से उसे 15 लाख तक बढ़ाया जाए कि आपको उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 20 लाख तक ग्रेट्युटी बढ़ाई गई है। मदरसा के टीचर्स के लिए भी उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। और जीआर पे जीआर, प्रॉमिस पे एक वचन के बाद दूसरा वचन दिया जा रहा है। तो उस माहौल में जब मैं वोटर हूं, मैं बड़ा ट्रांजैक्शनल वोटर बन गया हूं, मैं कह रहा हूं मुझे मिलेगा क्या। कर्नाटका में कांग्रेस का जो वोटर था उसको वोटर को लगा कि कांग्रेस मुझे कुछ दे रही है गारंटी के जरिए, उसने कांग्रेस को वोट दिया। शायद महाराष्ट्र का और विशेषतर महिलाएं जरूर प्रभावित हो सकती है जो लुभाने की कोशिश की गई है। तो आपके सवाल का जवाब सीधा है, हरियाणा के बाद मोमेंटम, परसेप्शन और फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला इसमें मैं जोड़ूंगा आखिर में, ओबीसी वोटों को मजबूती से अपनी तरफ करिए। हरियाणा में यह किया गया और महाराष्ट्र में जरूर अब भाजपा की कोशिश होगी। आप देखेंगे प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते जब महाराष्ट्र गए थे, एक बंजारा समाज के एक मंदिर गए थे, और जो माधव फॉर्मूला हुआ करता था, भाजपा का ओरिजिनल फॉर्मूला, जिसमें माली, धनगर और वंजारी, ये जो 3 बड़े ओबीसी तबके हैं, उनको कैसे टारगेट किया गया है। लोकसभा में मराठा राजनीति की वजह से सब मराठा राजनीति की तरफ जा रहे थे क्योंकि मराठा आरक्षण का मुद्दा बड़ा हो गया था। अब मुझे लगता है भाजपा को जिस तरह से जाट राजनीति से उन्होंने एक तरह से उनको वो जान गए हैं, इस राजनीति में पढ़ना ही नहीं है, यहां तो वोट डिवाइड होगा, लेट अस कंसोलिडेट ओबीसी वोट। तो एक फॉर्मूला मिल गया है, महिलाओं को लुभाना, ओबीसी को लुभाना, शहरी लोगों को लुभाना इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, और सीट शेयरिंग में सीट बाय सीट कंपटीशन करवाना। जी, एडवांटेज बीजेपी महायुति इन महाराष्ट्र। You are saying advantage बीजेपी महायुति in Maharashtra as of now? As of now, 5 हफ्ते बहुत होते हैं। क्योंकि 5 हफ्ते बहुत होते हैं, और जब हम शहरी मतदाताओं को लुभाने की बात करते हैं तो फिर अजित पवार भी हैं जिनको देख के शहरी मतदाता बिदकते भी हैं। बहरहाल
मैं करंट राजनीतिक चीज़ों पे आऊँ उससे पहले आप दोनों सवाल पहले चाहूँगा साहिल जोशी उस पर रिस्पॉन्ड करें। मराठा अस्मिता और मराठी भाषियों की अस्मिता, ये दो बहुत अलग अलग आइडेंटिटी हैं। लीडिंग पेजेंट क्लास है मराठा, मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है। प्रकट तौर पर वो गैर राजनीतिक आंदोलन है। हम सब ने देखा कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे या एट द टॉप ऑफ अफेयर्स थे, तब किस तरह से वो आंदोलन एग्रेसिव हुआ। पीछे से पर्दे के उनको कौन सपोर्ट कर रहा है ये भी सबको पता है। तो एक तो मराठा आइडेंटिटी का झगड़ा है या उसका असर्शन है, लेकिन उस मराठा आइडेंटिटी के असर्शन को पूरे मराठी भाषी समाज की आइडेंटिटी का असर्शन बनाया जाता है। जब महाराष्ट्र की बात है, क्या ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं या दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं? क्योंकि जब आप मराठी भाषियों की अस्मिता की बात करते हो तब आपको दलित समाज को भी साथ लेके आना पड़ेगा, महादलित समाज को भी साथ लेके आना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में परंपरागत रूप से हमने एक मराठा वर्ग और दलित वर्ग के बीच टकराव भी देखा है। यूनिवर्सिटी के नामकरण से लेके सत्ता में हिस्सेदारी तक शिंदे को किस तरह से जाना पड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी से और कांग्रेस को पुराने फॉर्मूले पर आना पड़ा, हमने ये सब भी देखा है। साहिल जोशी जी बताइए। सौरभ, दोनों पूरी तरीके से अलग बातें हैं, क्योंकि जो मराठा आंदोलन है वो फार्मर्स का आंदोलन के तौर पर उसे देखना चाहिए। वो आरक्षण की बात है, वो बात सही है, लेकिन जो फार्मर डिस्ट्रेस है, जो फार्मिंग कम्युनिटी में या रूरल महाराष्ट्र में जो डिस्ट्रेस है, उसका एक उदाहरण के तौर पर हमें ये मराठा एजिटेशन देखना चाहिए। जो रूरल डिस्ट्रेस है, इसके वजह से लोगों को लगता है कि ये अकेला तरीका है कि जिसके वजह से उनका जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो सुधर सकती है और वो आरक्षण के वजह से मिल सकता है। और जरांगे पाटिल का इम्पैक्ट जो है वो खास करके ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र की मराठा कम्युनिटी में नहीं है। वो मराठवाड़ा की जो कम्युनिटी है, मराठा कम्युनिटी, और वो भी लो जो अल्प भूधारक किसान हम जिसे कहते हैं या लो लैंड होल्डिंग किसान जो है, उनमें ये ज्यादा चीजें हमको दिखाई देगी और खास करके मराठवाड़ा में उसका इम्पैक्ट है। लेकिन वो दिखाता है कि महाराष्ट्र में रूरल डिस्ट्रेस कितनी बड़ी संख्या में है और इसका सबसे बड़ा झटका ये महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हमने देखा था। ये बात ठीक है कि हालांकि आपने नाम नहीं लिया, इसके लिए मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में कौन है कि ये जरांगे पाटिल के आंदोलन के पीछे कौन था। हर किसी को अलग अलग आदमी लगता है, इसके लिए आई डोंट नो कि हम किसके बारे में एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात हम लोग जरूर कह सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट बीजेपी के खिलाफ हुआ। बीजेपी के खिलाफ जरांगे पाटिल का आंदोलन ने काम किया और मराठवाड़ा में हमने देखा कि लोकसभा में बीजेपी पूरी तरीके से खत्म हो गई लोकसभा चुनाव में। लेकिन यही चीज विधानसभा में होगी ये मैं नहीं मानता, नंबर एक। नंबर दो, महाराष्ट्र अस्मिता ये एक अलग तरीके से काम कर रही है। इसमें मराठी ये मुद्दा नहीं है, इसमें महाराष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा है जिसमें सारे लोग शामिल होंगे। उसमें ये भी मुद्दा है, महाराष्ट्र की अस्मिता पश्चिम महाराष्ट्र में इसलिए काम कर रही है कि एक 84 साल के शरद पवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, हर जगह जाके बात करनी पड़ रही है कि अरे मेरी पार्टी किसी ने ले ली है, मुझसे अगर अलग होना था तो आप दूसरी पार्टी बना लेते, लेकिन वो नहीं हो पाया। महाराष्ट्र की अस्मिता मुंबई में उद्धव ठाकरे इस तरीके से प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपकी पार्टी थी लेकिन आपकी पार्टी को तोड़ दिया गया। मराठी मुंबई की एक रीजनल पार्टी की तरह शिवसेना थी, उसको तोड़ा गया और अब बीजेपी उसको एक तरीके से चला रही है। तो वहां पर एक अलग तरीके से काम चल रहा है। आप विदर्भ पे जाएंगे तो वहां पर जो कांग्रेस के नेता है वो उस महाराष्ट्र की अस्मिता को अलग तरीके से प्ले कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अलग अलग तरीके के चुनाव हो रहे हैं। ये बात दूसरी एक बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तीसरी एक अहम बात है कि जिसमें अपने दलित और जो अति दलित जो वर्ग है उसके बारे में आपने कहा, ये वर्ग ने कभी भी एक साथ कांग्रेस के लिए वोट नहीं किया महाराष्ट्र में। और चूंकि महाराष्ट्र में इस तरीके की जैसे हम कह सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म की कई मूवमेंट्स महाराष्ट्र में हो चुकी है, इसके लिए महाराष्ट्र का दलित वर्ग ये अलग तरीके से सोचता है। वो एक तरीके से वोटिंग कभी नहीं करता है, जिस तरीके से यूपी में हमने देखा कि कई साल तक वो कभी कांग्रेस को वोट करता रहा, उसके बाद बीएसपी के पास चला गया, फिर उसमें भी अलग अलग तबके हुए, उसमें से एक तबका बीजेपी के पास गया, एक तबका बीएसपी के साथ रहा वगैरह, उस तरीके की चीजें नहीं देखी। तो इसके लिए
महाराष्ट्र का दलित बीजेपी को भी वोट करता है, हिंदू दलित जो समाज है उसमें से कई लोग बीजेपी को वोट करते हैं, जो बौद्ध है वो कांग्रेस को वोट करते हैं, वो प्रकाश अंबेडकर को भी वोट करते हैं। लेकिन आपने लोकसभा में देखा होगा कि इस बार महाराष्ट्र में किसी की नहीं चली। आप अंबेडकर हैं तब भी हम आपको वोट नहीं देंगे, आप असदुद्दीन ओवैसी हैं तब भी हम आपको वोट नहीं देंगे। मुस्लिम समाज ने साफ कह दिया हम महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे, हम उद्धव ठाकरे को वोट देंगे, लेकिन हम आपको वोट नहीं देंगे। कई जगह पर एमआईएम की उम्मीदवार होते हुए भी उन्हें 1000-1500 से ज्यादा वोट नहीं गिर पाए। मुस्लिम बहुल इलाके होते हुए भी वहां पर उनको वोट नहीं हो पाए। तो इसका मतलब यह साफ है कि महाराष्ट्र में अलग तरीके का एक माहौल जो बना हुआ था उसके आधार पे महाराष्ट्र की राजनीति में वोट हुआ है। चौथी इंपॉर्टेंट बात मुझे एक सिर्फ रखनी है कि हरियाणा में हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी और कांग्रेस 5-5 सीटों पर यानी समसमान रहे लोकसभा में। वहीं महाराष्ट्र में भी एमवीए और महायुति में के वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं था, 0.7% का डिफरेंस था, लेकिन फिर भी बीजेपी 23 सीटों से घटकर 9 सीटों पर आकर सिमट गई और महायुति जो 42-43 सीटों पर थी वो 17 सीटों पर आकर सिमट गई। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्यों दिखाई दिया? क्योंकि जो बीजेपी के अर्बन पॉकेट्स है वहां पर बीजेपी को भारी संख्या में वोटिंग हुई, लेकिन रूरल महाराष्ट्र में महायुति को रिजेक्ट किया गया, खास करके बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल रहा। और हमेशा यह देखा गया है कि लोकसभा में मोदी फैक्टर की वजह से बीजेपी का वोट शेयर 4 से 5% बढ़ता है महाराष्ट्र में, विधानसभा चुनाव में वही वोट शेयर घट जाता है। इस बार मोदी फैक्टर नहीं है महाराष्ट्र में, लोकसभा में भी मोदी फैक्टर महाराष्ट्र में काम नहीं किया था, विधानसभा में भी वो काम विधानसभा में तो वो फैक्टर है ही नहीं। अब जो राजदीप कह रहे हैं कि 3-4 महीने में जो लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की है, 46 करोड़ की जो 1500 रुपया दिया जा रहा है लाड़की बहन के तहत, लाडली बहना जैसी स्कीम है, 7000 रुपए दिए गए हैं, 2 करोड़ 10 लाख महिलाओं तक ये पैसे पहुंचाए गए हैं। किसानों के लिए उन्होंने कहा है कि हम मुफ्त बिजली देंगे, किसान जो पंप इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए उसके लिए हम मुफ्त बिजली देंगे। 3 सिलेंडर उन्होंने उसके लिए मुफ्त रखे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि ये अब इसको हम किस तरीके से आंकना चाहिए। मदरसा के टीचर्स का यूपी में योगी आदित्यनाथ ने उनकी तनख्वाह बंद कर दी, लेकिन महाराष्ट्र में 3 गुना तनख्वाह बढ़ा दी गई है। लास्ट कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। मौलाना आजाद जो महामंडल या कॉर्पोरेशन जिसे कहते हैं, जो मुस्लिम समाज के इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करता है, उनके लिए 700 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार ने डिक्लेयर किए हुए हैं। ये क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं महायुति के अंदर ये डर है कि अगर ये सारा तबका एक बार फिर महाविकास आघाड़ी के पास चला गया तो उसकी दिक्कतें उन्हें अभी भी झेलनी पड़ेगी। कम से कम इनका गुस्सा ठंडा करो, तब तक महाराष्ट्र में वो चीज नहीं हो पाएगी। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 25% जाट वोटों पर निर्भर रही थी। महाराष्ट्र में ना कोई एक पार्टी किसी एक जाति समुदाय पर निर्भर नहीं रह सकती, क्योंकि लोकसभा चुनाव ने यह साफ दिखा दिया है। हर लोकसभा चुनाव में 14, 19 और 24 बीजेपी भी जीतती थी, वो ओबीसी वोटों पर नहीं जीतती थी। उन्हें मराठा समाज ने भी वोट किया था, कुछ हद तक दलित समाज ने उनको वोट किया था, और उसके वजह से 14 और 19 के चुनाव बीजेपी और शिवसेना यहां पर जीती थी। 24 में उनके खिलाफ ऑलमोस्ट सारे समुदाय चले गए। ओबीसी विदर्भ में कुंडी और ये सारा समुदाय उनके खिलाफ चला गया जो ओबीसी में आता है। मराठा समुदाय उनके खिलाफ चला गया जो अब तक उनको वोट कर रहा था, 14 और 19 में उनको वोट किया था, और इसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना महाराष्ट्र में करना पड़ रहा है। तो हरियाणा का फायदा बीजेपी को क्या हुआ है? तो मोरल बूस्ट हुआ है। उनके कार्यकर्ता बहुत ही मतलब उनका मनोबल काफी घटा हुआ था। वो उनको एक लगा कि नहीं ठीक है, हम लोग अभी भी रेस में है और हम लोग टर्न अराउंड करने की ताकत रखते हैं, हम कोशिश उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र का चुनाव ओपन है, अभी भी ये हम कहना बड़ा मुश्किल है कि महायुति ने एज ले लिया है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की छवि सुधर गई है, एकनाथ शिंदे का अप्रूवल रेटिंग अच्छा हो गया है, लेकिन क्या इज दैट इनफ टू पुल
तीन पार्टी की महायुति टू पावर, ये सवाल मेरे ख्याल से चुनाव का प्रचार जब शुरू होगा तब धीरे धीरे हमें पता चलेगा। मैं इतनी जल्दी इस पर कोई टिप्पणी करना मुश्किल नहीं समझता, लेकिन सही नहीं समझता। लेकिन कुल मिलाकर मेरा आकलन जो फिलहाल ये कहता है वो ये है, लोकसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतने के बहुत ज्यादा कारण थे, और रूरल डिस्ट्रेस, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में सरकार की नीतियों के खिलाफ जो गुस्सा था वो भी उसका एक बहुत बड़ा कारण था। नहीं साहिल सर, लेकिन आप रूरल डिस्ट्रेस की बार बार बात कर रहे हैं। देखिए देखिए आप लोगों को जितनी समझ तो मेरी नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति की, लेकिन जाट आरक्षण की तरह यहाँ पे जो मुद्दा चला था एक समय में, मराठा आरक्षण को पूरी तरह इक्विवेलेंट रूरल डिस्ट्रेस के बनाया, क्योंकि रूरल डिस्ट्रेस में तो फिर दूसरी कास्ट भी है ना कि लैंड होल्डिंग ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मराठाओं के पास है। तो क्या हमें विदर्भ से लेके मराठवाड़ा तक और खानदेश से लेके नीचे कोंकण तक वो दिखा आंदोलन? देखिए जो डोमिनेंट कास्ट है, जिनकी सत्ता में हिस्सेदारी, जिनकी कोऑपरेटिव में हिस्सेदारी, उनका विरोध ज़्यादा दिखता है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप रूरल डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं, जो अभी राजदीप जी कह रहे थे कि जब आप हर महीने 2,000-3,000 रुपये बांट रहे हो है तो लोकल लेवल पे आप उस रूरल डिस्ट्रेस खत्म कर रहे हो। ये लोकसभा चुनाव मुझे छत्तीसगढ़ में नजर आया, उन्होंने कहा महंगाई हमारे लिए भी मुद्दा है लेकिन हमको 1,500 रुपये महीना मिल रहा है। नहीं, दो चीजें हैं। एक, गुस्सा जो है, जो जरूर था अप्रैल मई के महीने में, क्या वो गुस्सा जो निकाला गया और महायुति के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जो वोटर था, क्या अब वो वोटर 5 महीने बाद उतना ही गुस्सा है या गुस्सा कम हुआ है? देखिए मॉनसून अच्छा हुआ है, बारिश अच्छी हुई है, किसानों के लिए सरकार कई स्कीम्स लेकर आई है, तो उतना गुस्सा क्या रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या रूरल डिस्ट्रेस परमानेंट है? रूरल डिस्ट्रेस है महाराष्ट्र में, विदर्भ में अभी भी है, लेकिन क्या वो परमानेंट है? क्या उतना ही गुस्सा है? एक सवाल। दूसरा जो मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र और हरियाणा में फर्क क्या है? महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों का, दोनों जो अलायंसेस है, 3-3 पार्टियों के बल पर चल रही है, और सबसे बड़ा इशू रहेगा कौन सीट मैनेजमेंट बेटर करता है। देखिए ये चुनाव पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार बनाम अजीत पवार होगा, जहां शरद पवार बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एज इफ ये उनकी आखिरी लड़ाई है, प्रेस्टीज लड़ाई है। और जितने भी आप लोगों से बात करो, कहीं ना कहीं लगता है शरद पवार, हालांकि अजीत पवार ने पूरी कोशिश की है अपने आप को रीइन्वेंट करने की, वो अभी तक जो बैटल है कहीं ना कहीं शरद पवार इमोशनल कारणों से और अन्य कारणों से आगे लगते हैं। फिर आप आइए मराठवाड़ा और विदर्भ, जहां बैटल रहेगा कांग्रेस बनाम भाजपा। उस बैटल में पहले चलते हैं, सॉरी बिफोर दैट, मुंबई कोंकण, जहां बैटल शिंदे सेना और या शिवसेना शिंदे और यूबीटी सेना के बीच में, वहां शिंदे सेना कोशिश करिए। देखिए मुख्यमंत्री ने इतने स्कीम्स आपके लिए किए हैं, पैसे की भरमार लोगों को दे रहे हैं। दूसरी तरफ भावुक मराठी अस्मिता को लेकर उद्धव ठाकरे अपना प्रचार कर रहे हैं। क्या वो भावुक अस्मिता ये जो लुभाने की कोशिश में, उस टक्कर में क्या होगा? 50-50 का मामला है। फिर आते हैं जो मुझे लगता है असली टक्कर है। जी, उद्धव उस मराठी अस्मिता को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? शरद पवार जब आप कहते हो समझ में आता है। हाँ बिल्कुल, नहीं, एक तो शिवसेना की जो मराठी अस्मिता है, जो मुंबई, ठाणे, कोंकण में है, मैंने से मराठी अस्मिता, मराठी भाषी अस्मिता, मैं अब मराठी मैं पूछ रहा हूँ, उद्धव ठाकरे मराठा अस्मिता को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, मराठी अस्मिता को मैं महाराष्ट्र अस्मिता कहूँ जी, तो वो मराठी कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं गुजरात में जा रहे हैं, कि क्या ये राज्य जो है गुजरात चलाएगा, ये जो लोकसभा चुनाव में एक बहुत डोमिनेंट नैरेटिव था, ये था। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे जो शिंदे सेना और उद्धव सेना के बीच में सीटें हुई, लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कई सीटों में शिंदे सेना जीती, जो 7 सीटें जीती वो सब उद्धव सेना के खिलाफ जीती। और आप जानिए जब विधानसभा होता है लोकल फैक्टर्स आएंगे, बिल्कुल, जिसको टिकट नहीं मिले वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो आपके वोट काटेगा, जो हरियाणा में भी नजर आया। जी कह रहे थे कि मोदी मुद्दा, मुझे नहीं लगता विधानसभा चुनाव मोदी मुद्दा हूं। बीजेपी ने देखिए हरियाणा में कितनी कुशलता से इसको प्रकारांतर से हुड्डा पे जनमत संग्रह में तब्दील नहीं वो है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि लोकल इश्यूज हर राज्य में अलग अलग होते हैं। असली लड़ाई महाराष्ट्र की, एक तो हुआ पश्चिम महाराष्ट्र, शरद पवार बनाम अजीत पवार,
एक शिंदे सेना बनाम यूबीटी सेना, विदर्भ और मराठवाड़ा में बीजेपी बनाम कांग्रेस। वहां जिसकी समीकरण सही हो, जो सही सीट दे, जो सीट बाय सीट मैनेजमेंट करे, जो बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस से क्या फॉर्मूला होगा सीट वितरण का? नाना पटोले ने यह बयान दिया है कि कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर लड़ेगी। दर्शकों को बता दें 288 सीटें हैं। उन्होंने कहा एनसीपी और बाकी पार्टी 80-80 पे लड़ लें, लोकसभा में हमारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है। देखिए, वो हरियाणा के पहले कांग्रेस बहुत कुछ कहती थी, हरियाणा के बाद जरूर शरद पवार, ये हरियाणा के बाद नाना पटोले का स्टेटमेंट वो है। तो कहें जो भी, वो तो बार्गेनिंग पोजीशन है जी। लेकिन जरूर कांग्रेस की जमीनी एक बेस वोट है कांग्रेस का महाराष्ट्र में। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में महाराष्ट्र में कांग्रेस का बेस वोट बीजेपी से ज्यादा था हमेशा, ऐतिहासिक इतिहास में अगर आप जाए, पिछले 10 सालों में बीजेपी ने मोदी फैक्टर को लेके अपना वोट बढ़ाया था। शिवसेना का वोट कहीं कहीं कुछ जगहों में भी बीजेपी की तरफ आया था, हिंदुत्व की राजनीति लेकर। क्या वो वोट वहीं का वहीं है? क्या वो वोट बिखर गया है? क्या कांग्रेस का जो ओरिजिनल वोट था, दलित, मुस्लिम, स्मॉलर ओबीसी, क्या वो कहीं ना कहीं एकजुट हो सकेगा, खास करके विदर्भ में? क्या नाना पाटोले को मैंने पूछा कि वहां तो ओबीसी आपके खिलाफ गए हैं हरियाणा में, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में क्यों जाएंगे, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी वोटर को रिप्रेजेंट करता हूं। तो हर राज्य की राजनीति अलग होती है। सीटों को लेकर गरारी फंसेगी, कौन उसको रिजॉल्व करेगा? दोनों ही तरफ से नहीं, सीटों को लेके किसको कितनी सीटें मिलेंगी? एक फॉर्मूला बताया जा रहा है कि 288 में बीजेपी लगभग 150 पे लड़ेगी, शिवसेना 80 से 90 पे, और अजित पवार वाली एनसीपी 40 सीट। यस, दैट इज राइट। उसमें अजित पवार को कम से कम सीट लड़ाने की कोशिश भाजपा कर रही है, क्योंकि वो एक फैक्टर है जो जरूर कहीं ना कहीं उनको लोकसभा में चुभा था। उसका कितना असर विधानसभा, नोबडी इज लाइकिंग हिम। शरद पवार के लोग कह रहे हैं गद्दार है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लायबिलिटी है। नहीं, 15-20 अजीत पवार के ऐसे नेता हैं, और महाराष्ट्र में ऐसे कई नेता अलग अलग पार्टी में जो अपने बल पर जीतते हैं। वो किसी भी पार्टी में जाए और विधानसभा में वो जीतते हैं, किसी भी पार्टी में। बच्चू कडू टाइप के लीडर, बिल्कुल। और उसका भी है कि वो अगर आपको टिकट ना दे, वो थर्ड फ्रंट में जाएंगे, फोर्थ फ्रंट भी हो सकती है महाराष्ट्र में। तो सीटों का बिखराव और सीट शेयरिंग ये तय करेगा महाराष्ट्र में किसकी राजनीति होगी। और एक एडवांटेज थोड़ा एमवीए को है कि शरद पवार उस तरह के नेता है, इन मामलों में सीट शेयरिंग में किसको कैसे देने, वो एक तरह से अनुभवी है। बीजेपी हरियाणा के बाद चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आए ताकि हम पार्टी नंबर 1 बने। ये जो लड़ाई होगी उसको किस तरह से महायुति रिजॉल्व कर पाएगी। एक अग्रेसिव बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस कितनी सीट मांगेगी क्या। लेकिन आई एग्री विद साहिल, महाराष्ट्र इज ओपन, बट बिकॉज ऑफ हरियाणा आई थिंक स्लोली जो मोमेंटम है वो जरूर महायुति यानी बीजेपी लेड अलायंस के साथ है। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा एडवांटेज बिकॉज ऑफ वुमेन वोटर और लाड़की बहन स्कीम इंपैक्ट प्लस मोमेंटम, प्लस आप सरकार में है ना, यंत्रणा आपके साथ है। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, आप देख रहे हैं हर चुनाव में। जी साहिल जोशी जी, टिकट वितरण को लेकर क्या आसार रहेंगे? नहीं, मुझे पहले ना वो मराठा कम्युनिटी को लेकर एक बात कहनी थी। देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसमें मराठा समाज काफी संख्या में है, लेकिन वो ज्यादातर आपको पश्चिम महाराष्ट्र में दिखाई देगा कि जिनका लैंड होल्डिंग काफी है। मराठवाड़ा में जो मराठा समाज है उसका लैंड होल्डिंग बहुत कम है, और इसकी वजह से उनको लग रहा है कि सरकारी नौकरी मिलना यही उनके पास एक ऑप्शन है। बाकी कोई उनके पास जरिया नहीं है पैसे कमाने का या कोई अपना ये करने का। तो जिसके वजह से ये जो जरांगे पाटिल के मूवमेंट को जो सपोर्ट मिला उसमें ये संख्या बहुत बड़ी संख्या में थी। इसके लिए आप देखोगे तो जरांगे पाटिल के इसका इम्पैक्ट भी मराठवाड़ा में खास करके रहा, और ओबीसी बनाम मराठा इस संघर्ष में मराठा वोट कॉन्सोलिडेट हो गए महाविकास आघाड़ी खास करके कांग्रेस के पक्ष में, और वहां पर कांग्रेस को भारी संख्या में जीत वहां पर देखने मिली थी। तो मराठा अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। वही मराठा जब विदर्भ में चले जाते हैं तो वो कुणबी, उनके पास आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण है, तो वो अलग तरीके से वोट करते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट की वजह से वो कांग्रेस एनसीपी के साथ जुड़े हुए हैं। मराठवाड़ा में मामला अलग था, दलित वर्सेस मराठा वाला संघर्ष था। लेकिन इस वक्त जो है
सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई। उस रूरल डिस्ट्रेस का इंपैक्ट जो है ना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ा था। अब वो 7,000 रुपए देकर घर में जाकर क्या वो इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उनकी मांग दरअसल एक बार फिर कर्ज माफी को लेकर काफी बड़ी संख्या में थी। पैसे देने से जो मेरा आकलन है, जितना मैंने देखा है आज की स्थिति में, उससे एकनाथ शिंदे की छवि जरूर सुधर गई है उसके चक्कर में। क्योंकि जो पहले 2-2.5 साल पहले शिवसेना या एमवीए के खोके सरकार के प्रचार की वजह से जो तकलीफ में थी, वो जरूर सुधर गई है। ये जो 7,000 रुपए पहुंचे हैं उसके वजह से। लेकिन अब भी जिस तरीके से राजदीप कह रहे थे, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र के अलग अलग लड़ाई होगी। विदर्भ में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होगी, मराठवाड़ा में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कई जगह पर कांग्रेस शिवसेना वर्सेस बीजेपी या शिवसेना वर्सेस शिंदे लड़ाई होगी। पश्चिम महाराष्ट्र में अजित पवार वर्सेस शरद पवार की लड़ाई होगी। नॉर्थ महाराष्ट्र में शरद पवार वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होगी। और मुंबई कोंकण में शिवसेना वर्सेस शिवसेना, शिवसेना वर्सेस बीजेपी, इस तरीके की लड़ाई हमें देखने मिलेगी। तो हर जगह पे लोकली किस तरीके से वो बातें आगे रखेंगे, किस तरीके से चयन होगा, सीट शेयरिंग बहुत ज्यादा मुद्दा रहेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इतना पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग 6 पार्टियों में आ चुका है कि एक दूसरे के अलावा वो चुनाव नहीं जीत सकते। हरियाणा में बीजेपी का वोट शेयर 50% के ऊपर चला गया था, लेकिन महाराष्ट्र में तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी 30% तक भी पहुंच नहीं पाई थी। और इसीलिए महाराष्ट्र में अलायंस पॉलिटिक्स अभी भी जिंदा है। और ऐसी स्थिति में अलायंस पार्टनर्स को साथ में लेकर ही हम चुनाव लड़ सकते हैं। यही बात कांग्रेस को भी पता चल गई है, बीजेपी को भी पता चल गई है। सिर्फ उन्हें देखना है कि अलायंस पार्टनर्स को वो मनूवर किस तरीके से करे, उन्हें खुश किस तरीके से रखे, और उन्हें खुश रखते हुए अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से सुधारते रहे, उस पर उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू साहिल जी।